अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हमेशा की तरह से हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें आज की न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। जी हाँ, परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, जितना कि मैं समझ पाई हूँ, जितना कि लोगों ने बताया है और देखा गया है। पाकिस्तान जो है के बाद एक मैचेस हारता चला गया, तो उसके बाद जी क्रिटिसाइज लोग करने लगे चीफ सेलेक्टर साहब को। जी हाँ, जो कि जिनका नाम है इंजमामुल हक। जी हाँ, इंजमामुल हक साहब के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म चल रही थी और बार बार कहा जा रहा था कि पर्ची सिस्टम चला है और एक कंपनी का नाम भी बताया गया, जो कि ये बताया गया कि इस कंपनी के मालिक जो हैं वो इंजमामुल हक और उनके भाई हैं और दोनों मिलकर जो है वो टीम को सेलेक्ट करवाते हैं। और जब टीम सेलेक्ट करने जा रही थी, यानी कि वर्ल्ड कप के लिए जब सेलेक्ट किया जा रहा था कि कौन से खिलाड़ी जो है इस टीम का हिस्सा बनेंगे, उसमें भी इंजमामुल हक साहब ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने ही बताया कि ये वाला खिलाड़ी जो है होना चाहिए और वो वाला खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके टीम बनाने में भी इंजमामुल हक साहब का रोल बताया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो एक कंपनी इंजमाम उल हक साहब ने बनाई है, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनको मैनेज करती है, उनको कमर्शियल्स दिलाती है। जो आपने देखा ना कि कभी बर्गर खा रहे हैं तो कभी कोक पी रहे हैं, तो कभी टायर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी ट्रक का टायर तो कभी गाड़ी का टायर। जी हाँ, हमारे सारे खिलाड़ी जो हैं वो आपको कमर्शियल्स में ज्यादा नजर आते हैं और ग्राउंड पे कम। तो बिल्कुल जी, वो सारे कमर्शियल्स जो हैं वो भी बताया गया कि इंजमामुल हक साहब की जो कंपनी है उन्होंने दिलवाए हैं। और जी डील ये हुई है कि जो भी पैसा मिलेगा उन लोगों को, यानी हर कमर्शियल में से जो पैसा मिलेगा, हर जगह से जो पैसा मिलेगा, उनमें से 25% पैसा जो है या 25% पेमेंट जो है वो इंजमामुल हक साहब की जो कंपनी है उसको जाएगा। अब बहरहाल ये हो गया, उसके बाद टीम भी सेलेक्ट हो गई। सुना ये कि दो चार खिलाड़ी ऐसे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिन्होंने इंजमामुल हक साहब की शर्त नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम खेलने को तो तैयार हैं, मगर हम ये जो आप भत्ता ले रहे हैं, ये जो आप परसेंटेज ले रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। तो उन लोगों को फिर नहीं रखा गया। इसी तरह के कई इल्जामात जो हैं वो इंजमामुल हक साहब के ऊपर आए और जाहिर है उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे कि उसे परफॉर्म करना चाहिए था। कई मैचेस हार चुके हैं, सेमीफाइनल से तो बाहर हो ही गए हैं। सेमीफाइनल तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। लोग बहुत नाराज हैं पाकिस्तान में भी, जो है जो यहाँ पे वो शायकीन है या वो लोग हैं जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, जिन्हें क्रिकेट का गेम पसंद है, वो बहुत सख्त नाराज हैं। ये भी कहा गया कि जी पीसीबी की तरफ से कि अगर इंजमामुल हक साहब को हटाने की बात की गई और अगर उन्हें हटाया जाएगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइम उनका जो रहना है उन्हें इस ड्यूटी के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर, उधर उधर से अगर उनको उस टाइम से पहले हटाया गया इंजमामुल हक साहब को, तो 2.5 करोड़, जी हाँ 2.5 करोड़ रुपए जो है वो इंजमामुल हक साहब को देने पड़ेंगे पीसीबी को, और वो जी बनेगी उनकी 6 मंथ की सैलरी। और यही बात हो रही थी और यही लोग सोच रहे थे कि न जाने पीसीबी जो है वो 6 मंथ की सैलरी या 2.5 करोड़ जो है इंजमामुल हक साहब को पे करेगी या इनको ही भुगतना पड़ेगा पूरे मैचेस जब तक खत्म नहीं हो जाते। वैसे तो अब कुछ बचा है नहीं, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम धड़ाधड़ हारी है, मगर इसी किस्म के कई दूसरे करप्शन के और कई एलिगेशन जो हैं वो इंजमामुल हक साहब, जो कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे, ये तो और बातें, या मुल्ला बन गए। और हमारे यहाँ हर खिलाड़ी जो है जब वो बाहर निकलता है दो चार के अलावा, वो लोग न जाने मुल्ला क्यों बन जाते हैं। बहरहाल ये भी मुल्ला बन गए हैं। एक जमाने में इनको आलू भी कहा जाता था। अब आलू क्यों कहा जाता था वो तो खैर जो लोग क्रिकेट देखते हैं और बहुत शौकीन है उनको यकीनन पता ही होगा। मगर ये जरूर है कि अब इंजमामुल हक साहब ने खुद ही रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, वो रिजाइन करने से हुआ ये कि वो जो 2.5 करोड़ देने थे वो बच गए पीसीबी के, बिल्कुल। अब वो पैसे तो बच गए, लेकिन इंजमामुल हक साहब का कहना ये है कि उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाई गई हैं, जो कंपनी का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है
वो कंपनी भी उनकी नहीं है, उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो इल्जामात उनके ऊपर लगे हैं, जो एलिगेशंस इंजमाम उल हक साहब के ऊपर लगाई गई हैं, उनका कहना ये है कि उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए, इसलिए कि इस तरह से जो बात फैलाई गई है या फैली है, उससे इंजमाम उल हक साहब के कैरियर और उनकी पर्सनालिटी पे या ये समझिए कि एज अ पर्सन उनके ऊपर कई सवाल उठते हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर पीसीबी जो है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद इल्जाम किसके ऊपर साबित होता है। एक बात तो पक्की है और वो ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई। लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था सिर्फ उसी में कहा गया है कि थोड़ा बहुत खेलते हुए दिखाई दिए, वरना चाहे भारत के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे जिस मर्जी कंट्री के साथ हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखा है। वो हार, वो गले वाला हार नहीं, वो जो हार जाते हैं ना, बिल्कुल हार गए। हाँ जी, डिफीट, हार गए जी हाँ। तो आप लोगों को ना खैर समझाना बड़ा मुश्किल है। खैर मैं ये बता रही थी कि हार का मुंह देखा और अब ये कहा जा रहा है कि जी इसकी वजह से जो है चीफ सेलेक्टर साहब जो है यानी कि इंजमाम उल हक, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात आ रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और उनका कहना है कि हरगिज वो इन तमाम इल्जामात को एक्सेप्ट नहीं करते और इसी वजह से उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया है। और अब उनका कहना ये है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, ताकि अगर कोई इल्जाम साबित होता है तो बिल्कुल वो हाजिर है और उसकी सजा लेने के लिए हाजिर है। लेकिन अगर ये बात झूठी साबित होती है और ये इल्जाम उनके ऊपर नहीं साबित हो पाता, तो जाहिर है कि जिन लोगों ने ये एलिगेशंस लगाई हैं, जिसमें कई सीनियर जर्नलिस्ट या टीवी एंकर जो हैं पाकिस्तान के, वो भी शामिल हैं, तो उनको जो है वो यकीनन इंजमाम उल हक साहब से माजरत करनी चाहिए और ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी तक बात जो चली है वो यही है कि शायद ये जितने एलिगेशंस हैं उनमें से निकलना इंजमाम उल हक साहब को मुश्किल लगेगा, मगर हो सकता है कहीं से उन्हें बताया गया हो, कहीं से उन्हें प्रेशराइज किया गया हो कि जी ऐसा है कि वो 2.5 करोड़ तो हमारे पास नहीं है और जो हम आपको अदा करें आपको हटाने के लिए, तो बेहतर यही है कि आप खुद ही अपनी सीट छोड़ दीजिए। और यही होता हुआ हमने देखा और इंजमाम उल हक साहब ने आखिरकार रिजाइन कर दिया है और वो यहाँ से जी जा चुके हैं, मतलब जा चुके हैं यहाँ से मेरा मतलब है कि अपनी सीट से जा चुके हैं। आप लोग समझे पता नहीं कहाँ चले गए। जी हाँ, इधर ही पाकिस्तान में ही है। लेकिन अपनी सीट बहरहाल उन्होंने छोड़ दी है। अब नए चीफ सेलेक्टर आएंगे, उनकी जगह कोई दूसरा उनकी ड्यूटी के ऊपर आएगा। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की वाट लगनी थी वर्ल्ड कप में वो तो लग ही चुकी है। और सभी ने देखा कि कहाँ तो हम फाइनल की बात कर रहे थे और हम सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, मगर अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक जो है पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके लिए चाहे वो तीनों मैचेस, अभी कहते हैं कि जी 3 मैचेस रहते हैं जो कि पाकिस्तान ने खेलने हैं, लेकिन अगर वो सारे मैचेस खेल भी लें तब भी बताने वाले या एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि जी तब भी पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में बहरहाल नहीं पहुंच पाएगा। और उसकी रीजंस यही है कि पहले बहुत ज्यादा मैचेस वो हारे हैं और ना सिर्फ हारे हैं बल्कि पॉइंट्स भी कम है। खैर ऐसे टाइम पे हमें याद आ रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे। और ये जो टीम इस वक्त सेलेक्ट की गई है और जो यहाँ बाबर आजम साहब जो कि हमारे कैप्टन है क्रिकेट टीम के, वो भी सुना है कि इमरान खान साहब उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे और कहते थे जी ये तो मतलब बहुत जबरदस्त खेलते हैं और ये तो बस वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान के पास ले ही आएंगे। मगर जिस तरह से हाल हुआ है उसके बाद खान साहब तो खैर अब कहेंगे कि जी मुझे तो मालूम ही कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो जेल में बैठा था, मेरे पास तो टीवी नहीं था, मेरे पास तो अखबार नहीं था, तो मुझे तो कोई खबर है नहीं। मगर ये जरूर है कि बाबर आजम साहब जो हैं वो भी बुरी तरह से नाकाम नजर आए और जितने भी खिलाड़ी गए, चाहे वो क्रिकेटर हो, सॉरी चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो या फील्डिंग करते हुए, सभी लोगों ने जो है वो अच्छी खासी वाट लगा के रखी। बात हम करेंगे नवाज शरीफ साहब की। जाहिर है क्रिकेट के बाद नवाज शरीफ साहब कहाँ से आ गए ये आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब जिस कंट्री में 4 साल तक थे, जी हाँ इंग्लैंड में,
नवाज शरीफ साहब इमरान खान के टाइम में चले गए थे इंग्लैंड। अरे यार, नवाज शरीफ साहब की पिक्चर लगाओ ना, पता नहीं किसकी लगा रहे हो। हाँ जी, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जी चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और इमरान खान की गवर्नमेंट के होने तक तो नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का नाम नहीं लिया। वो वहीं से बात करते रहे, वहीं से भाषण देते रहे, वहीं से धमकियां लगाते रहे, लेकिन वो वापस नहीं आए। और जब वो वापस आए तो आए जी वो 4 साल के बाद, लेकिन उस वक्त तक इमरान खान साहब जो हैं उनका जो बैग था वो पैक हो चुका था, और खान साहब को भेज दिया गया था जी हाँ अडियाला जेल। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ तो गए, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है जिस कंट्री में 4 साल रहे, यानी इंग्लैंड, वो भी बढ़ गया है वर्ल्ड कप में। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब वहाँ 4 साल थे, और इस वक्त इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम से भी सुना है कि कहीं नीचे है, कई पॉइंट्स कम है। और जिस कंट्री में नवाज शरीफ साहब वापस आए, यानी कि बोले तो पाकिस्तान। जी हाँ, और पाकिस्तान का भी जो है वो वर्ल्ड कप में ना डब्बा कुछ गोली नजर आ रहा है। तो इसलिए सोचने वाली बात ये है कि आखिर नवाज शरीफ साहब में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है, या ऐसे कौन सी अच्छाई है या बुराई है, या जो भी कह लीजिए, कि नवाज शरीफ साहब जिस कंट्री में रहते हैं, रहकर आए 4 साल, उनका भी वर्ल्ड कप गया, और जिधर वापस आए हैं हमारा तो गया ही गया। तो बहरहाल मेरा ख्याल इस पे नवाज शरीफ साहब के लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है और क्या चल रहा था। लेकिन खैर देखते हैं आगे किस तरीके से जो है वो हम इस चीज पे बात कर पाएंगे, या आगे टीम जो है ये जितनी भी गेम्स रह गई हैं क्रिकेट की, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम देती है। बहरहाल ये चीज तो पाकिस्तानियों ने अपने माइंड से निकाल ही दी है कि हमने फाइनल में जाना है या हमने सेमीफाइनल में जाना है। तो उसकी वजह से एक एक फायदा ये हुआ है कि हमारी जो टीवी चैनल्स है, या टीवी चैनल्स नहीं बोलना चाहिए, टीवी सेट है, सॉरी, जो टीवी सेट है वो बच गए टूटने से। खैर, हम एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। ये थे जी शहजाद रॉय। जी हाँ, ये थे जी शहजाद रॉय, हमारे यहाँ के एक बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, और बहुत टाइम से गाना गाते हैं, बल्कि छोटे से थे मेरे ख्याल है, तब से मैं इनको देख रही हूँ। मतलब ये भी छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी, और तब से हम लोग ये इनके गान को गाता बजाता देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा गाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने अक्सर अपने जो है वीडियोस जो है वो उन दिनों शूट किया करते थे, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी इधर खड़े, कभी पहाड़ पे खड़े, कभी समंदर में खड़े, कभी सड़क पे खड़े, कभी कहाँ खड़े। लेकिन आजकल जी काफी सोशल वर्क भी किया करते हैं, और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कई इन्होंने इदारे अपने इस तरह के बना रखे हैं जिसमें जो है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको भी पढ़ाई वढ़ाई की तरफ उनको ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे एक और हमारे एक पैनलिस्ट भी आया करते हैं, डॉक्टर अजहर असलम, वो भी जी स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर बहुत काम करते हैं। डॉक्टर अजहर असलम के भी कई जो है वो स्कूल्स हैं, और पाकिस्तान में कई डिफरेंट सिटीज में, और वहां पर वो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है, यानी वो बच्चे जो के स्कूल से बाहर हैं गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से, सड़क पर हैं, चाहे वो मेहनत मजदूरी कर रहे हो या भीख मांग रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, उन बच्चों को स्कूल तक लाने का जिम्मा जो है वो डॉक्टर अजहर असलम ने उठा रखा है। और इस तरह के काम करने वाले, चाहे वो शहजाद रॉय हो या डॉक्टर अजहर हो, हम यकीनन उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे आपको जो है वो शहजाद रॉय की मैं बात कर रही थी, उन्होंने ये आपको एक गटर का ढक्कन दिखाया है, अमेरिका में गटर का ढक्कन। जी हाँ, हमारे यहाँ तो होते नहीं जी, हमारे यहाँ तो अगर कोई हो भी तो वो चोरी हो जाते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका दिखा रहे थे, और उस गटर के ढक्कन पे लिखा था मेड इन इंडिया। जी हाँ, और शहजाद रॉय साहब का कहना ये था कि अगर गटर के ढक्कन तक जो है वो अगर बनाए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से बनकर आ रहे हैं, तो सोचिए और क्या क्या इंडिया बना रहा होगा। तो जी बिल्कुल पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और पाकिस्तान को भी इस तरफ काम करना चाहिए कि भाई कब तक आईएमएफ के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक जो है सऊदी अरब और चाइना से मांगते रहेंगे।
कुछ काम काज शुरू कीजिए, कुछ चीजें बनाना शुरू कीजिए, जो लोगों को जरूरत होती है दुनिया में उन चीजों को बना के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हमारे ऊपर जो एक लेबल है जो कि ठीक ही है कि हम जी भीख मांगते रहते हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, उसमें से हम निकल पाए। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच शहजाद रॉय साहब कि आपने लोगों को दिखाया। लोगों की थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को शर्म आ जाए, हो सकता है कुछ लोग इस तरफ सोचें और सोचें कि जी काम करना चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह की चीजों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए। और बिल्कुल इंडिया को हम इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है अपने इस तरह के कामों से, जिससे हमें पता चलता है कि वहां कितनी मेहनत हो रही है और वो लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं अपने कंट्री को लेकर, कि वहां से चीजें बन के अमेरिका तक पहुंच रही हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की, लेकिन पहले वीडियो। ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ, हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। जी, और ये थे शेख रशीद साहब। जी हाँ, शेख रशीद साहब जो 40 दिन के चिल्ले पे चले गए थे और उन्होंने ये कहा कि जी मुझे तो कोई भी नहीं ले गया था और मैं तो 40 दिन के चिल्ले पे गया था, बल्कि पुलिस ले गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन नाम किसी और का आ रहा था, यानी कि वो भाई लोग का नाम लेना नहीं चाह रहे। उनका कहना ये है कि जी हम कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ है और आइंदा भी रहेंगे। सारा इल्जाम उन्होंने भी एक बार फिर इमरान खान साहब के सर पे धर दिया है। उनका कहना यही है कि जी 9 मई को जो कुछ भी हुआ सब कुछ इमरान खान साहब ने प्लान किया था, सब कुछ इमरान खान साहब ने ही किया था। वैसे इमरान खान साहब मुझे इतने स्मार्ट लगते नहीं थे पहले, कि मतलब दुनिया का हर काम जो पाकिस्तान में गड़बड़ होता है वो उसके पीछे इमरान खान ही निकलते हैं। और क्यों ना निकले जी, इसलिए कि जब ये लोग जाते हैं, यानी उनके साथी जो हैं, वो 2-2 दिन 3-3 दिन या फिर कुछ वीक्स के लिए अगर बंद कर दिए जाते हैं तो बाहर आके कुछ इसी किस्म की कहानियां सुनाते हैं। और शेख साहब का भी यही हाल है कि जब से शेख रशीद साहब जो हैं वो चिल्ला काट के आए हैं, तब से शेख साहब, एक तो उनकी चाल ऐसी हो गई है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं कि शेख साहब को न जाने क्या हुआ है, वो सिर्फ इसी तरीके से चल रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चाल जो है वो शेख साहब की लोगों को नजर नहीं आई। और आते के साथ ही उन्होंने पहला इल्जाम धर दिया किस पे भला, इमरान खान पे। जी हाँ, इमरान खान जो उनके बड़े फेवरेट थे, इमरान खान जिनके साथ वो हमेशा खड़े दिखाई देते थे और कहते थे मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जी बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कल का दिन क्या लेकर आए आपके लिए। तो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब माहिर है यू टर्न लेने में, बल्कि उनके साथी भी यू टर्न लेने में माहिर नजर आते हैं। और इसीलिए हमने शेख रशीद साहब का ये यू टर्न देखा और अब उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, सारा का सारा इल्जाम धर दिया है इमरान खान पे। बात हम करेंगे जी आईएमएफ की। जी आईएमएफ का कर्जा पाकिस्तान लेता रहा लेता रहा लेता रहा, यहाँ तक के आईएमएफ वालों ने कहा बस कर दो, जान छोड़ दो हमारी। जी हाँ, आईएमएफ ने हमें एक बार नहीं दो बार नहीं, तकरीबन 25 या 26 टाइम जो है वो लोन दिया है और अब हमने उनका तेल निकाल दिया है, उनका बेड़ा गर्क कर दिया है और अब अभी भी हम बाज नहीं आ रहे। हम काम करने को तैयार नहीं है और आईएमएफ से बार बार पैसा लिया जा रहा है। अब आईएमएफ की जो डेलीगेशन है जी, वो 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो पाकिस्तान आकर जायजा लेंगे कि उन्होंने जो शर्तें लगाई थी पैसा देने से पहले, या अभी मजीद पैसा भी वैसे उन्होंने पाकिस्तान को देना है, कुछ पैसा और भी देना है, कुछ फंड्स और भी मिलने वाले हैं पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से। लेकिन उससे पहले वो आके देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उन शर्तों पे अमल कर रहा है या नहीं जो आईएमएफ ने लगाई थी लोन देने से पहले। तो इससे पहले कि अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिले, आईएमएफ के लोग पाकिस्तान आकर उन सारी उस सूरत हाल को देखना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपना इत्मीनान करना चाहते हैं कि जो आईएमएफ की शर्तें थी क्या वो पूरी की जा रही हैं या नहीं। और अगर उनको ये दिखेगा कि हाँ वो शर्तें पूरी हो गई हैं, तभी वो अगली किस्त, यानी कि जो नेक्स्ट हमें पैसा मिलना है आईएमएफ से, जो फंड मिलने हैं वो हमें मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आईएमएफ वाले जो हैं यकीनन बहुत अक्लमंद होंगे, यकीनन बहुत चालाक लोग होंगे, आएंगे तो वो देख लेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा जो उन्होंने कह रखा है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं
تو آپ نے پاکستان کو سمجھا نہیں ہے. اگر آپ ایسا سوچ رہے تو آپ نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں سمجھا, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن آئے گا تو ضرور, لیکن جو ٹوپی ڈرامہ ہمارے یہاں کیا جائے گا تو وہ آرام سے صاف صاف نکل جائے گا, فنڈ بھی دے جائے گا پیچھے سے, جاتے جاتے فنڈ پکڑائیں گے اور کہیں گے بس جی معاف کرو تم لوگ بالکل صحیح ہو, اس لیے کہ ان کے آنے سے پہلے بالکل ویسے ہی تیاری ہوگی جیسے کسی بھی پرائم منسٹر یا منسٹر یا کسی بڑے آدمی کے آنے سے پہلے کوئی گندی سندی گلیاں اور گندی سندی جو روڈز ہوتی ہیں اس کو ایک دم صاف کر کے چمکا کے وہاں پہ بینرز لگا کے لائٹس لگا کے ڈیکوریشن کر دی جاتی ہے پاکستان میں یا پاکستان جیسی کنٹریز میں. اسی طریقے سے کئی چیزوں کو اس وقت جو ہے وہ لائن اپ کر دیا جائے گا, صحیح کر دیا جائے گا کچھ ٹائم کے لیے, تاکہ آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ماموں بن کے نکل جائیں. اگر وہ ماموں نہ بننے والے ہوتے تو آپ کے خیال سے اتنے بار انہوں نے ہمیں کیا لون دینا تھا؟ بھائی کسی کو آپ جب لون دیتے ہیں تو آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار چلے 10 بار دینے کے بعد تو سمجھ آئی جاتی ہے نا کہ بھائی یہ لوگ واپس نہیں کرنے والے, یہ تو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد اور مانگتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے اتنی بار چونا لگایا کہ دنیا میں کسی کنٹری نے نہ لگایا. لیکن بہرحال آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے, پکوڑے سموسے تیار ہیں, آؤ جی کھاؤ پیو, فنڈ دو اور نکلو, کیونکہ کام تو ہم نے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ویسے بہت ساری باتیں میرے پاس کرنے کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اور نیوز بھی ہیں, لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی, سیکریٹ ہے, نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, لیکن سبسکرائب تو کر لیجئے. تھینک یو.